हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऐसे ही नहीं वो सडनली हो जाती है, वो कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करती है। तो उसमें हमने पहला लॉज पढ़ा था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो दो लाइन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो सुरक्षित रहता है। वो तो ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही कोई नया बनता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, अगर हम इसे शॉर्ट में कहना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसके जो मास है, उसके बाद रिएक्शन के बाद जो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसके जो मास होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बेस में हम सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो 4.4 ग्राम आपका बनता है CO2। ठीक है, और 5.6 ग्राम आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब आपको शो करना है क्या ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस नियम को फॉलो करता है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको रिएक्शन लिखना है। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। आपका ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, उससे हमको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, हमने रिएक्शन लिख लिया। अब इसमें जो भी वैल्यू दी है उसे हमें पुट अप करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, CO2 हमारा कितना है? 4.4 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 5.6 ग्राम। ठीक है, अब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो था हमारा नियम, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो देखो कैलकुलेट करके, क्या ये दोनों बराबर है? 6 4 10, और ये हो गया आपका कुछ ये, मतलब ये क्या है? देखिए दोनों का मास क्या है? आपका इक्वल है। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों ही बराबर है, मतलब ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये जो रिएक्शन है वो फॉलो करती है। क्लियर? ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? 8.4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जब 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है? 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसका हमें मास निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला? NaHCO3। ठीक है, उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH। तो हमें क्या मिला? हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिला? रेसिड्यू मिला। तो हम इसको लिख देते हैं रेसिड्यू एज इट इज। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें जो भी वैल्यू दी है उसे पुट अप करना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी दी है? 8.4। एसिटिक एसिड का कितना दिया है? 20 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया है? 4.4। और हमें निकालना है रेसिड्यू, जो अच्छा रेसिड्यू मतलब क्या होता है? रेसिड्यू मतलब होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो बचा हुआ अवशेष रहता है, लेफ्ट ऑफ जो हो जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं। तो हमें इसका मास निकालना है। तो मान लेते हैं इसका मास क्या है? आपका x ग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.4 माइनस 4.4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 ग्राम। ठीक है, मतलब क्या हुआ? रेसिड्यू की वैल्यू कितनी है? 24 ग्राम किया। बस इसमें इसका जो वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसको हमें पुटअप करना है। उसके बाद इस नियम के अनुसार हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है? एक हाइड्रोकार्बन है जो गैस के फॉर्म में है। तो 0.579 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन को जब कंप्लीटली उसको गर्म किया गया, हीट किया गया, जलाया गया, तो हमें क्या मिला? 1.76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 0.9 ग्राम ऑफ आपको वाटर मिला, H2O मिला।
तो अब आपको हमको शो करना है कि ये जो रिएक्शन हुआ क्या वो इस लॉ को फॉलो करता है, इस लॉ को शो करता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, रिएक्शन लिखना रहता है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन को तो नाम दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन करके एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन के बाद ये क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट हो गया। हमको क्या क्या मिला, एक तो मिला CO2 बना और आपका दूसरा क्या बना, H2O बना। ठीक है, ये हमने लिख लिया रिएक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपको दी है उसको पुट अप करना है। हाइड्रोकार्बन की वैल्यू कितनी दी है, 0.579। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी दी है, 1.76। H2O वाटर की वैल्यू कितनी दी है, 0.9 ग्राम। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट का मास हमारे प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ठीक है, ये क्या होगा आपका 579 और ये आप इसको काउंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 है ना ग्राम, कुछ ये आया। तो आप खुद देख के बताइए क्या रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है, नहीं है। मतलब ही क्या है, ये जो रिएक्शन हुआ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। जरूरी नहीं कि आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो वो लॉ को फॉलो करेगी, बस आपको अपना रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। खुद ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि फॉलो करती है कि नहीं करती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 0.17 ग्राम अमोनिया को जब डिकम्पोज किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, 0.14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो हमें रिएक्शन करके हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज्ञात करना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन किसमें निकालना है, NTP। तो याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में NTP या STP ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो आप समझ लेना कि वो किसके लिए है, गैस के लिए है, क्योंकि गैस के लिए ही ये NTP STP यूज होता है। और उसका निकालने का एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू N इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, जिसमें V आपका क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक, और ये क्या है, L इज इक्वल टू लीटर। ठीक है, ये समझ गए। तो बस आपको गैस के लिए जब भी क्वेश्चन किया जाए ना तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ये होता है। ठीक, अब हमको सेम वही आपको रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, NH3 अमोनिया से हमको क्या मिला, नाइट्रोजन मिला, दूसरा क्या मिला हमको, हाइड्रोजन मिला। ठीक है, अब आप देख के बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ पे H की वैल्यू आपको 3 दी, यहाँ पे तो 2 है, तो एक कहाँ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। अब देखिए ये बैलेंस्ड है। ठीक है, आपको जो भी रिएक्शन लिखेंगे वो बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे हमने पहले लिखा था वो रॉन्ग था। ठीक है, अब बस आपको जो भी वैल्यू दी है उसको आपको पुट अप करना है। अमोनिया की कितनी दी है, 0.17, नाइट्रोजन का दिया है 0.14 और आपको हाइड्रोजन का निकालना है। ठीक, तो हमें इस मान के चलते ये x ग्राम है। क्लियर। अब देखिए हम क्या जानते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 0.03 ग्राम। ये हमारा कितना निकल गया, x की वैल्यू कितनी निकल गई ये, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इसकी वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या है, v इज इक्वल टू n इंटू 22.4, लेकिन n इज इक्वल टू होता है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, 4, लेकिन n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, W अपॉन M इंटू 22.4। W आपका क्या हो जाएगा, गिवन वेट, जो भी यहाँ पे वेट दिया गया है ना वो। तो ऐसा नहीं आप हाइड्रोजन के जो वेट है उसको आप याद करके रखेंगे। ये हर रिएक्शन में जैसा जैसा रिएक्शन हो रहा है ये चेंज हो सकता है, ये एक जैसा नहीं रहेगा। अभी इस रिएक्शन में हमको इसका वेट इतना मिला, हो सकता है किसी और में कम ज्यादा हो जाए, तो अब बस हमको इसका वैल्यू रखना है। तो W का वैल्यू कितना हो गया, 0.03। M क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2, ये हमेशा वही रहेगा। ऊपर की वैल्यू बस चेंज होती जाएगी, नीचे की वैल्यू हमेशा एज इट इज ही रहेगी। उसके बाद ये हो गया आपका 22.4
अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 0.336 लीटर। ठीक, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0.336 लीटर। यहां पे करके आप नहीं छोड़ेंगे, आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। n इज इक्वल टू क्या होता है? W/m। W जो होगा आपका, जो भी वेट यहाँ पे आया वो लिखना है, और m आपका होगा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपका हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, चेंज बस इतना ही हुआ है कि गैस वाले में बस 2 स्टेप बढ़ता है, बाकी वो एज इट इज ही चलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब बोला गया है ये जो रिएक्शन दिया गया है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? तो अगर करता है तो आप क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, और ये आपको वैल्यू भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इंक्लूड है कि Zn इतना, Cl इतना, H और ZnCl2। अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। तो जिंक का हो गया आपका Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, जिंक क्लोराइड हो गया ZnCl2, और हाइड्रोजन हो गया H2। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। इसी से पता चल रहा है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे 2 है, लेकिन अभी हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें यही तो निकालना है कि ये HCl में कितना नंबर आएगा। मतलब हो सकता है ये 3HCl हो सकता है 2HCl हो सकता है 4HCl हो। तो हमें अभी यहाँ पे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप ही इसी को निकालना है। तो न्यूमेरिकल का मतलब ही वही है, अभी हमें ये कुछ नहीं पता, हम अनजान है इससे। ठीक है, तो बस हमें रिएक्शन के बाद हमें जो भी वैल्यू दी गई है उसे हमें पुट अप करना है। तो Zn की वैल्यू दी है आपको 65, HCl का हमें निकालना है, तो हमें इसे मान लिया x। ठीक है, ZnCl2 का है 135 और S2 का आपका है 2। ठीक, ये H का 1 है और यहाँ पे S2 है, तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर? अब x की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 72। कितनी आ गई? 72। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने पिछले में पढ़ा था, पिछले वाले न्यूमेरिकल में n इंटू 0.224 लीटर, कुछ ये पढ़ा था गैस के लिए। फिर हमने n की वैल्यू कैसे निकाली थी? n इज इक्वल टू W/m, ये निकाला था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो बस यहां हमको इसको लिखना है। हमें क्या निकालना है? वैसे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो n की वैल्यू हमको निकालनी है। W की वैल्यू कितनी? जो भी यहाँ पे दिया रहेगा वो W की वैल्यू होगी। मॉलिक्यूलर वेट हमेशा एक जैसे रहते हैं, तो हमें किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है? HCl का। H का कितना दिया हुआ है? 1 प्लस Cl का कितना दिया हुआ है? 35, तो ये कितना हो गया? 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36। अगर हम n की वैल्यू अब निकाले तो ये कितना आ जाएगा? 2। n इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे HCl के 2 मोल्स यहाँ पे इंक्लूड है। अगर हम अब इक्वेशन को लिखें, अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो पता चल गया ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2HCl ZnCl2 प्लस S2। अब इस इक्वेशन को आप देखिए, पूरा बैलेंस्ड है। हम चाहो तो यहाँ भी कर सकते थे, तो फिर इतना कब करते? न्यूमेरिकल कैसे निकालते बताइए? तो हमें ये दिखाना है, जरूरी है ये बताना। जब वो दिया गया तो हमें स्टेप बाय स्टेप करके हमें ये शो करना था। यही पूछा गया था कि HCl के कितने नंबर यहाँ पे रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो हमने इसे निकाल दिया। अब ये बैलेंस्ड भी है और हमने चेक भी कर लिया कि हमने जितना भी सॉल्व किया वो करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हर टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स बता दिए, आप किसी भी बुक से पढ़िए, इसी से संबंधित है आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले। बस इसमें जो आपको ये दिया जाता है ना वॉल्यूम, इसमें जो भी इसमें नंबर दिए जाते हैं वही बस इसके क्या होंगे? चेंज होंगे, रिएक्शन थोड़े मोड़े चेंज होंगे, बाकी बनाने का तरीका सेम यही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।